जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी में हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जो सितंबर महीने में और उससे पहले या अक्टूबर में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से टॉपिक के कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू आपको क्लियर कराएंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपको एमसीक्यू ही दिखाना नहीं है जो आया हुआ है, हम आपको साथ में आज 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जो इस बार के एग्ज़ाम में हर दिन पूछा जा रहा है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का तो रैंकिंग यानी ऑर्डर एंड रैंकिंग, जैसे कि बोलते हैं कि राम ऊपर से चौथे है तो पाँचवें में नीचे से किस स्थान पे होगा। क्लॉक यानी घड़ी के बारे में, एंगल वगैरह निकालना। डाइस यानी पाँचे के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, यानी ये 5 टॉपिक आज हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट के अलावा यहाँ पे साथ में हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो इन टॉपिक से, अगर रीजनिंग 30 नंबर का है, 30 में से 12 से 15 नंबर जो है, 12 से 14 नंबर इन्हीं 5 टॉपिक से आ रहे हैं ज़्यादातर। तो आपको मैं डिटेल में आज कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और एमसीक्यू भी। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेके और आपको एग्ज़ाम देना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग में क्रम निर्धारण, उसको हिंदी में बोलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में सबसे पहले हम देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। ये हमारी हैंड रिटन नोट्स है। आई होप कि आपको ये राइटिंग समझ में आए। नहीं भी आएगी तो आप ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक्चुअल में मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है ही, तो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करूँगा तो ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं अगर कोई लाइन है, मान लो ये, तो अगर मैं कहता हूँ फ्रॉम लेफ्ट यानी कि बाएं से, कि इधर से बाएं से, तो बाएं से यानी इधर से शुरू होगा। ठीक है, लाइन मान लो यहाँ आदमी बैठे हैं 4 5 6 जितने भी हैं, तो बाएं से तो इधर से गिनोगे। मान लो मैंने ABC लिख दिया और बाएं से तीसरा पूछा, तो बाएं से तीसरा क्या है, C है। लेकिन दाएं से कहेंगे तो इधर से करेंगे, और दाएं से अगर तीसरा पूछूंगा तो 1 2 3 यानी A होगा। आई होप आप बाएं दाएं समझ गए होंगे। इसी तरह से ऊपर नीचे भी होता है इसमें। ठीक है, चलिए बाएं दाएं या लेफ्ट राइट बोलेंगे। अब यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट पहले तो अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब क्वेश्चन समझेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है अगर आपको टोटल निकालना है, क्या करना है, टोटल निकालना है। तो L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, -1 यानी लेफ्ट और राइट को जोड़ के और -1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल। अगर आपको फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से कोई चीज़ निकालना हो तब टोटल दिया रहेगा, तो बाएं से निकालने के लिए टोटल -R करके +1 कर देंगे तो बाएं से। और दाएं से कहेंगे तो टोटल माइनस लेफ्ट यानी कि बाएं वाला दिया रहेगा और +1 कर देंगे तो आपको बाएं से पता चल जाएगा। अभी ये तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, यदि राम जो है बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 12वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब टोटल पूछा है, मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले लिख लो कि बाएं, L फॉर लेफ्ट यानी बाएं से किस स्थान पे है, 15वें, और दाएं से यानी R फॉर राइट। ठीक है, दाएं, तो दाएं से 12वें पे है, तो टोटल के लिए मैंने क्या बताया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के और -1 कर दो, यानी 15 लेफ्ट प्लस 12 और -1, तो 15 12 कितना होगा, देखो 15 12 होता है 27, और 27 में एक चला गया 26, यानी टोटल लोग कितने हैं, 26। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट बनेगा टोटल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 26 लोग, और राम जो है दाएं से 12वें स्थान पे है, किधर से है, बाएं, दाएं या मतलब राइट। ठीक है, और बाएं से राम का स्थान बताना है। अब देखो यहाँ पे टोटल दिया है, लेकिन आपको क्या बताया है उसने, दाएं से बता दिया और बाएं से पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, टोटल जो है आपका राइट यानी बाएं से कितना है 12वां और टोटल दिया है 26। तो जब कभी भी एक साइड दी हुई हो, ठीक है, जैसे राइट साइड दी है यानी दाएं साइड, और दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल माइनस वो जो साइड दी हुई है राइट, टोटल माइनस राइट +1 कर देंगे। टोटल कितना है, 26 है, और राइट कितना है 12, यानी 26 - 12 +1, 26 - 12 +1 करेंगे तो क्या आएगा, 15। यही तो अपन सीख रहे थे, देखो शुरू में अपन यही तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े, तीनों फार्मूले टोटल के। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं से, लेफ्ट से निकालना हो टोटल -R +1, और राइट से टोटल -L +1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट तक वीडियो में बने रहना अगर ये पांचों टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ क्लियर करना है तो, जो हमने बोला है शुरू में, ठीक है। अब देखेंगे मध्य कैसे निकालेंगे। मध्य मतलब क्या होता है, मिडिल। मिडिल कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन किस तरह आएगा वो समझिए। अगर क्वेश्चन आ गया कि राम जो है किसी पंक्ति में ऊपर से या ऊपर से 5वें स्थान पे है और सीता जो है नीचे से 8वें स्थान पे है, तो उन दोनों के बीच कितने लोग हैं, राम और सीता की। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मिडिल निकालते हैं। तो मध्य कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मध्य निकालने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो सिंपल केस होगा या फिर ओवरलैपिंग केस होगा। अब ये दोनों केस क्या है आइए समझते हैं। देखो, अगर सिंपल केस है तो सिंपल केस में टोटल जो दिया रहेगा आपका मध्य निकालने के लिए, वो आपका अगर बड़ा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट, यानी बाएं दाएं दोनों को जोड़ लो, अगर उससे बड़ा अपना टोटल है तब आप सिंपल केस मानेंगे। अगर लेफ्ट प्लस राइट जो है बाएं दाएं छोटा है तो आप क्या मानेंगे, यानी कि टोटल से अगर लेफ्ट प्लस राइट क्या है, छोटा है, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, ओवरलैपिंग केस। तब आप -2 क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ हमें नहीं आएगा, जब क्वेश्चन देखेंगे तब आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा, पहला एग्जाम्पल कह रहा किसी पंक्ति में कुल 12 विद्यार्थी हैं। यदि ए का स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से फ्रॉम एल पाँचवा है, कौन सा है, पाँचवा, और बी का स्थान जो है दाएं से चौथा है, तो ए और बी के बीच कितने स्टूडेंट हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया, हालांकि मैं अगले पेज में आ रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, समझना। क्या दिया था क्वेश्चन में कि टोटल लोग कितने थे, पंक्ति में 12 लोग थे। ए का स्थान जो है बाएं से यानी लेफ्ट से कौन था, पाँचवा था, और बी का स्थान जो है दाएं से कौन सा स्थान है, चौथा है। तो अगर ए का लेफ्ट है तो बी का राइट होगा, अगर यानी लेफ्ट राइट दोनों दिया रहेगा। अगर ए का राइट हो लेफ्ट होता तो बी का क्या, सॉरी एक बी का अगर लेफ्ट होता तो ए का राइट होता। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ें दी है, टोटल बताया है, ए का स्थान लेफ्ट से बताया यानी बाएं से पाँचवा, और बी का दाएं से चौथा। अब पूछा क्या है कि आपको ए और बी के मध्य कितने लोग बैठे हैं। अगर मैं पंक्ति में लाइन से बनाऊँ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा। मैं यहाँ पे ए को बैठाया, क्यों बैठाया, क्योंकि ए जो है बाएं से पचमें पे है, तो 1 2 3 4 5, ए यहाँ पे बैठ गया बाएं से पचमें, ठीक है, लेफ्ट से। अब बी जो है दाएं से चौथा है, तो बी यहाँ से शुरू करेगा, 1 2 3 4, तो बी यहाँ पे बैठ गया दाएं से चौथा। अब इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति हैं 3। कितने व्यक्ति हैं, 3। इस तरह से अगर लकीर से बनाएंगे तो निकालेंगे। अब देखो अपन कैसे पता किए कि व्यक्ति 3 होंगे, ऐसे पता किए। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट की बात आएगी, कॉन्सेप्ट एक बार और देखते हैं। देखो क्या रहा कि सिंपल केस तब होगा जब टोटल जो हो लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा हो। देखो टोटल जो हो लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा हो। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है, टोटल है 12, और लेफ्ट कितना है 5 है, और राइट कितना है 4, तो 5 4 9। अब 12 जो है 9 से बड़ा है कि नहीं, टोटल लेफ्ट प्लस राइट से। जब बड़ा हो तो केस कौन सा हो जाता है, सिंपल केस। कौन सा हो जाता है, सिंपल केस। ये देखो सिंपल केस, ठीक है। तो जब सिंपल केस होता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट इसको बता सकते हो बिना ये बनाए हुए। टोटल ये निकाल लिया 12, लेफ्ट प्लस राइट 9, यानी कि सिंपल केस है। सिंपल केस में क्या करेंगे, टोटल से लेफ्ट प्लस राइट को डायरेक्ट घटा देंगे, और जो आएगा वो आपका वही क्या हो जाएगा, मिडिल, मध्य, ठीक है। तो 12 में 9 चले गए, यानी टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के 9 कर दिए, तो 3 क्या आ गया आपका, ए और बी के बीच में बैठे हैं 3 लोग, ठीक है। बट अगर कोई ओवरलैपिंग केस हो तो उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति में मान लो टोटल 12 लोग हैं, 12 स्टूडेंट हैं। ए का स्थान जो है 8वां है किधर से, लेफ्ट से यानी बाएं से, किधर से, बाएं से। बी का स्थान जो है 9वां है किधर से, राइट से, ठीक है। तो अब पूछा है कि ए और बी के बीच कितने लोग हैं। देखो तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो टोटल कितना दिया है 12, लेफ्ट प्लस राइट कितना दिया है 8 + 9 यानी 17। अब 12 जो है 17 से क्या बड़ा है, नहीं है, छोटा है, क्या है, लेस देन है। 12 अगर 17 से छोटा है यानी टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से छोटा हो जाए तो ओवरलैपिंग केस हो जाता है, सेकंड वाला केस। अगर ये बड़ा होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, घटा देते। लेकिन अगर ओवरलैपिंग हो रहा है और टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से छोटा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट प्लस राइट से टोटल को घटाना है, और घटाने के बाद फिर 2 और घटाना है, 2 क्या करना है, और घटाना है। यही ना समझे थे अपन। देखो कॉन्सेप्ट यही बोला था कि लेफ्ट प्लस राइट घटाना है और -2 और घटा देना है, ठीक है। ओवरलैपिंग में जब टोटल क्या हो,
लेफ्ट प्लस राइट से क्या हो, बड़ा हो। देखो यहाँ पे टोटल क्या है, लेफ्ट प्लस राइट से क्या है, बड़ा है, 12 टोटल है और लेफ्ट राइट 17 है, यानी लेस देन हो जाएगा, तो -2 और करेंगे। ये 17 में 12 चले गए तो 5 आया, और 5 में -2 और कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये 17 में 12 चला गया, 5 आया, 5 में -2 और, यानी 3 लोग तब आके बैठे हुए हैं इसके बीच। ठीक है, इस तरह से बताएंगे। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और कॉन्सेप्ट बहुत है, तो उनको समझने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है टोटल 12 स्टूडेंट है। जो लेफ़्ट से है यानी बाएं से है, ए 7वें पे है, और राइट से बी यानी दाएं से यानी कि राइट से किस स्थान पे है, 5वें पे है। तो आपको क्या करना है, मिडिल बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो अगर ए जो है लेफ़्ट से 7वें है और बी जो है राइट से कौन से स्थान पे, 5वें में है, टोटल 12 है। तो आप देखोगे तो टोटल कितना है, 12, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ोगे तो 12, यानी कि 12 बराबर 12 आ रहा है। तो इसमें ना ग्रेटर देन हो रहा है ना लेस देन हो रहा है, यानी कि टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट से ना बड़ा है ना छोटा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, इस स्थिति में कोई बीच में नहीं बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट और टोटल बराबर अगर है तो इस स्थिति में कोई भी बीच में नहीं बैठेगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अगल बगल बैठे होंगे। क्या होंगे, अगल बगल बैठे होंगे। ठीक, समझ गए। अब देखो अपन ने मिडिल निकालना सीख लिया, और अगर मान लो कि मिडिल दिया हो और टोटल ना दिया हो तो टोटल कैसे निकालेंगे, उनको समझते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझते हैं। देखो अगर ए का स्थान दिया है लेफ्ट से 8वें स्थान पे, बी का दिया है राइट से 9वें स्थान पे, और मध्य दिया है, यानी ए और बी के बीच बैठे कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं, 3 विद्यार्थी हैं। तो आपको टोटल निकालना है। पहले के क्वेश्चन में क्या देता था, देखते हैं। देखो पहले देता था टोटल दे देता था, और ए और बी की बैठने की पोजीशन और मिडिल निकालना था। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब कर ये रहा है कि ए और बी का बैठने का स्थान दिया है लेफ्ट राइट से, मिडिल दे दिया है और टोटल इस बार निकालना है। पहले मिडिल निकालते थे लेकिन अब टोटल निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। देखो इस स्थिति में क्या होता है, 2 केस बनते हैं टोटल निकालने पे। 2 तरह के आंसर भी आते हैं, एक आता है मैक्सिमम अधिकतम संख्या और एक न्यूनतम। 2 तरह के क्यों बनते हैं, क्योंकि सिंपल केस और ओवरलैपिंग केस हो जाते हैं 2 ठो। तो आइए समझते हैं कैसे होता है। देखो क्वेश्चन का आंसर इस तरह आएगा, उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपका यही है। ये देखो ए और बी का और मिडिल 3 दिया है। देखो अगर ए का जो है 8वां स्थान है लेफ्ट से, और बी का जो है राइट से 9वां स्थान है, और मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, यही बोल रहा। तो जो पहली कंडीशन बनेगी, पहला आंसर आएगा वो मैक्सिमम का आएगा। किसका, मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम के लिए लेफ्ट, याद रखिएगा फॉर्मूला ये है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यानी कि बाएं से जो है प्लस दाएं से उनको जोड़ के और साथ में मिड भी जोड़ दो, तो अब टोटल आ जाएगा आपका। इससे टोटल क्या है, आ जाएगा। देखो टोटल बराबर कैसे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। लेफ्ट कितना है, 8 है, और राइट कितना है, 9 है, और मिड कितना है, 3 है। 9 8 17 3 20, ये टोटल आपका 20 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मिनिमम पूछे कम से कम कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप समझिए। सॉरी, कम से कम कितने लोग हैं टोटल, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड और -2, यानी कि मिडिल वाले को घटा के और साथ में -2 और घटाएंगे। कैसे, देखो लेफ्ट कितना है, 9 है, प्लस 8 17 करके जोड़ के 17 को, और -3 तो घटाना ही है। क्यों घटाना है, क्योंकि 3 मिडिल में थे, मध्य में बैठे थे। लेकिन -2 और घटा देंगे जब ओवरलैपिंग का केस होगा। समझ गए। तो 2 फार्मूले यहाँ से निकल के आए, जब मिडिल दिया हो और लेफ्ट राइट दिया हो, टोटल निकालने का। एक फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें क्या कर दो, मिड वाले को जोड़ दो। ठीक है, यानी कि मध्य जितने बैठे हैं उनको जोड़ दो। लेकिन मिनिमम वाले में क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के उसमें 3 मध्य वाले को घटा दो और साथ में -2 और घटा दो। तो इनको आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये है, ए जो है लेफ्ट से कितने स्थान पे है, 8वें पे, बी जो है राइट से 9वें स्थान पे है, सी जो है इन दोनों के बीच बैठा है। तो न्यूनतम संख्या बताना है। अब न्यूनतम संख्या के लिए मैंने क्या बताया है, न्यूनतम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। सॉरी, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड नहीं, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के उसमें मिड को घटा देंगे, मध्य को जितने बैठे हैं, और -2 और करेंगे। समझते हैं। देखो इसने डायरेक्ट बता दिया है किससे, लकीरों से। ठीक है, कैसे, देखो ए जो है इधर से किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे बाएं से, तो 8वें पे यहाँ बैठा दिया। अब बी जो है इधर से किस स्थान पे है, दाएं से 9वें स्थान पे, और इन दोनों के बीच कौन बैठा है,
सी बैठा है, तो जब ये 8 में आया और ये 9 में आया तो आप सी बैठाओगे तो 1 2 3 4 5, 5 अगर संख्या है तो 2 इधर से काटोगे 2 इधर से, तो बीच में सी बैठेगा। ठीक है, तो अब बताना क्या था, बताना था न्यूनतम संख्या, तो सबको गिन लो, तो गिनोगे तो 10 आएगी। कितनी आएगी? 10। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग जो अब ख़त्म हो चुका है लगभग 15 मिनट पे। बने रहिए वीडियो में, लगभग हम 15-15 मिनट में सभी टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है क्लॉक। क्या है? क्लॉक। अब क्लॉक को पढ़ना है। क्लॉक क्या होती है? घड़ी। घड़ी कैसी होती है? इस घड़ी को पढ़ना है जो दीवाल घड़ी होती है। किसमें? इसमें कांटे होते हैं, जिसमें 1 घंटे का, 1 मिनट का, 1 सेकंड का कांटा होता है। ठीक है, जैसे 2:25 हैं बजे हैं। ठीक है, तो इस क्लॉक को पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, घड़ी की सुइयों को कोण बताओ, ये करो वो करो, मिलेंगी कब, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, घड़ी क्या है? घड़ी एक ऐसा यंत्र है, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तब भी सुन लेंगे तो काम चल जाएगा। यदि घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो मिनट, सेकंड और समय के अंतराल को व्यक्त करते हैं, जिससे इसके 4 अवयव हैं। एक है डायल, जो डायल वही है जो 1 2 3 4 लिखा रहता है। घड़ी की सुइयाँ हैं, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आते हैं अपन स्टैंडर्ड चीज़ों में। ये इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि प्रति मिनट सुइयों का विचलन। प्रति मिनट सुइयों का विचलन। विचलन मतलब ये होता है कि सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ रही है, उनके कांटे। और यहाँ पे मैं केवल 2 ही कांटों की बात करूँगा, एक घंटे का कांटा और दूसरा मिनट का कांटा। सेकंड के कांटे की बात कहीं नहीं होगी। ठीक है, तो प्रति मिनट यानी कि पर मिनट जा रहा है, यानी कि मिनट के हिसाब से। तो मैं बात करूँ तो सेकंड की सुई का निकालना नहीं है, फिर भी लिख दिया है। तो सेकंड की सुई अगर 1 मिनट में देखूँ तो 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरा गोल गोल चक्कर लगा देगा। ठीक है, तो 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त का जो एक चक्कर है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो जिससे 50% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो क्या है समझते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा कि मिनट की सुई जो है प्रति मिनट 6 डिग्री चक्कर लगाती है। कितना चलती है? आगे बढ़ती है 6 डिग्री। जैसे मान लो ये घड़ी है, घड़ी में 2 बजे हैं, 1 घंटे की सुई है 5 की, तो 1 मिनट यानी 25 से 26 पे अगर जाएगी मिनट की सुई तो 6 डिग्री चल देगी। कितना? तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 6 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 1/2 यानी आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। ये दोनों वैल्यू बहुत ज़रूरी याद रखना। घंटे की सुई कितना चलेगी? आधा डिग्री 1 मिनट में, और ये कितने चलेगी? 6 मिनट मिनट की सुई। ठीक है, ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है अपने। यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे समझते हैं। हम देखेंगे जब दोनों सुइयाँ एक साथ मिलें, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों, दोनों सुई समकोण बनाएं, 3 चीज़ें। अब देखो मिलती कैसे हैं समझना। दोनों सुइयाँ एक साथ मिलने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अब मैं सुई की जहाँ भी बात करूँ तो समझ लेना घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ, सेकंड की सुई की मैं बात कतई नहीं करूँगा। ठीक है, मान लो ये 2 का घंटे का कांटा है और इसी पे अगर आ जाए लगभग मिनट का कांटा, तो ये आपस में मिल जाती हैं। विपरीत की बात करूँ तो मान लो यहाँ 3 पे है और एक 9 पे से मिनट का कांटा है और घंटे का 3 पे, तो विपरीत हो गई। ठीक, अगर मैं समकोण की बात करता हूँ तो समकोण कैसे? जैसे मान लो एक कांटा 3 पे है और एक कांटा 6 पे है, तो ये समकोण बनाएंगी। ठीक है, चलो अब इसके अलावा हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, जहाँ से 50% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो है आपका क्या? वो है आपका एंगल। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे घड़ी की सुइयों के बीच कोण बताओ, तो थीटा को हम मानते हैं कोण से डिनोट करेंगे, थीटा। ठीक है, जब भी कोण की बात आएगी तो मैं थीटा बोलूँगा। तो थीटा बराबर मॉड के अंदर 11/2m - 30h, जहाँ पे m क्या है? मिनट है। क्या है? मिनट। और h का है? आवर है, घंटे। ठीक है, तो मॉड का मतलब ये होता है कि इस मॉड से कोई भी जब राशि निकलती है, कोई भी संख्या निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला याद रखना, थीटा बराबर 11/2m - 30, जब घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना हो। क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, आगे मैं सब करूँगा बहुत ईजी तरीके से। मान लो 2:25 पे घड़ी की सुइयों के बीच कोण बताना है, तो 25 के लिए m मिनट रख देंगे, h के लिए 2 रख देंगे और आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, चलो ये सब अपने कोई काम की चीज़ नहीं है इतना। अपन समय कम है, समय के अभाव के कारण मेन चीज़ों को देखेंगे। देखो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 बजे अगर किसी घड़ी मान लो 8 बजे, 8 कैसे बजेंगे समझो। 8 ऐसे बजेंगे ना,
एक कांटा 12 पे रहेगा मिनट वाला और ये रहेगा 8 पे घंटे वाला, ठीक है। तो 8 बजे मिनट की सुई 150 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 150 डिग्री घूमने की बात कर रहा है। अब आपको मैंने क्या बताया था, देखो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूम जाती है? 6 डिग्री घूम जाती है। तो अब ये कह रहा है 150 डिग्री घुमाना है तो कितना समय लगेगा? देखो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है तो 10 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 10 छक्का 60 मिनट। इसी तरह से अगले 10 मिनट में कितना घूमेगी? 60 मिनट। फिर 5 मिनट में कितने घूमेगी? 30 डिग्री। तो इस तरह से अगर हिसाब लगाओगे तो आप ये देखोगे कि 150 डिग्री चलने के लिए कितना वो मिनट घूम जाती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। तो अगर मैं 150 डिग्री में 6 से डिवाइड कर दूं 1 मिनट वाले को तो क्या आ जाएगा? आपका मिनट आ जाएगा कि 150 डिग्री कितने देर में घूमती है। तो 6, ये देखो यहाँ पे किया है, तो 6 यानी 25, यानी 25 मिनट में 150 डिग्री घूमेगी। कैसे? क्योंकि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमती है तो 25 छक्के 150 होता है, ठीक। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने डिग्री आगे बढ़ेगी? 10 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी मान लो समय बजा है, जैसे मान लो मैं बजा देता हूँ यहाँ पे 2, कितने बजा देता हूँ? 2। अगर ये 2 बजा है, ठीक है, तो अब कह रहा है कि 10 मिनट यानी 2:10 पे घड़ी चली जाए, है ना, तब घंटे की सुई जो है, मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से कितना डिग्री आगे चली जाएगी, इसकी बात कर रहा है। इसके लिए आप बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूले से करना। किससे करना? फार्मूले से, क्योंकि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी कराना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? जब कभी भी आपसे पूछे कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने डिग्री आगे है तो फार्मूला क्या लगा दोगे? 11/2 इंटू एम। एम फॉर क्या हो जाएगा? मिनट, और 11/2 फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे अगर ये फार्मूला लगाओगे तो 10 मिनट की बात कर रहा है, कितने मिनट की? 10 मिनट की। तो 11/2 गुणे एम रख दोगे, एम की वैल्यू 10 है, तो 11/2 गुणे एम रखोगे तो 55 डिग्री आएगा, यानी कि 10 मिनट में ये 55 डिग्री घूम जा रही है, ठीक है, आगे जा रही है मिनट की सुई घंटे की सुई से। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए फार्मूला ये है, ठीक। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो घड़ी का पूछता है, आपसे हमेशा पूछेगा, ठीक है। और पूछता है, क्या कहता है कि 2 सुइयाँ एक साथ कब मिलेगी, यानी संपाती घड़ियों की बात कर रहा है। यानी दोनों सुइयाँ, जब भी मैं सुइयों की बात करूँ तो आप मान लेना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? घंटे और मिनट की सुई की। अब जब एक साथ मिलेगी या संपाती उन्हीं, उसका मतलब एक ही साथ है। तो 2 सुइयाँ एक साथ कब मिलेंगी पहले समझ लो। 2 सुइयाँ यानी मान लो यहाँ पे अगर 3 है, 3, तो यहाँ पे घंटे की सुई है, ठीक है। अब होता क्या है कि मिनट की सुई जो है वो भी आपकी यहीं पे आ जाए, तो 3 से थोड़ा सा एक कांटा आगे बढ़ जाएगा घंटे वाला, तब ना मिनट की सुई वहाँ पे आएगी और दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो मतलब एक दूसरे से क्या हो गया? मिल गई। जब घंटे और मिनट की सुई मिल गई उन्हीं को संपाती सुई या एक साथ मिलना कहते हैं। बात समझ गए? और ऐसा क्यों होता है कि 3 से थोड़ा आगे खिसक जाएगा मिनट घंटे वाला सुई? इसलिए खिसक जाएगा क्योंकि 1 मिनट में वो आधा डिग्री घंटे का सुई आगे बढ़ता है, ठीक है। और 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट का सुई आगे बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब समझते हैं। इसके लिए एक तरीका होता है, अपन डायरेक्ट बात करेंगे, अपन आपको ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, फार्मूले पे ही बात करेंगे, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है, समय कम है। देखिए क्वेश्चन पहला ही क्या कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब मिलेगी। अब मान लो कांटा है, ये कांटे मान लो फिलहाल अभी 3 बजे हैं, कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। अब यहाँ पे 4, ये लिख, यहाँ पे 4 बजा नहीं है, ये 4 है। तो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयाँ कब मिलेगी, यानी कि जब कांटा, ये मिनट का जो कांटा है आगे बढ़ता जाएगा टिक 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 टिक, और एक समय आएगा कि जो मिनट का कांटा है वो घंटे कांटे के मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो वो समय बताना है, लगभग 3:15 से थोड़ा सा आगे आके मिलेगा घंटे का कांटे से मिनट का कांटा। तो एग्जैक्ट टाइम बताना है जहाँ पे ये दोनों कांटे मिलेंगे। तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि घंटे की सुई भी 1 मिनट में 1/2 डिग्री बढ़ती है और मिनट की सुई भी 6 डिग्री बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं घंटे की सुई भी 3 से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या फार्मूला होता है समझो। फार्मूला सिंपल सा है, क्या करना है आपको? 1 घंटे 5 मिनट 5/11 इस तरह लिखना है, रेशियो लगा के 1 घंटे रेशियो 0.5 रेशियो 5/11,
और गुणे क्या कर देना है, गुणे कर देना है आपको जो समय दिया हो। जैसे यहाँ पे 3 और 4 के बीच दिया है, तो 3 वाले को, छोटे वाले को क्या करेंगे, गुणे कर देंगे। जब गुणे करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, 3 एक कम 3, 3 लिख दिया यहाँ, फिर 3 पचे 15 यानी 15 लिख दिया रेशियो लगा लगा के, फिर इससे गुणा करेंगे तो इससे करेंगे तो 3 पचे 15/11। तो यहाँ जब 3 गुणे 5/11 करोगे तो ये आएगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि 3:15 और 5/11 को थोड़ा तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, एक सही 4/11 में, यानी 1 मिनट और निकल आया तो 1 मिनट इधर जोड़ देंगे, किधर जोड़ देंगे, इधर। तो ये हो जाएगा 3:16 16 सही 4/11। बात समझ पा रहे हैं? चलिए एक बार और बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है, 1 घंटे इस तरह 1:05:5/11 लिख के, और जो भी समय दिया, जैसे 3 और 4 दिया है, तो घड़ी की सुइयाँ मिलाने के लिए छोटे वाले का गुणा कर देंगे, जो आएगा। छोटे वाले का क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मैं 4 करता हूँ तो सम बोल रहा है 3 और 4 के बीच, अगर 4 कर दूंगा तो समय जो है 4 से आगे निकल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 3 और 4 के बीच के लिए 3 का ही गुणा छोटे वाले का ही करेंगे। तो जब 1 घंटे 5 मिनट 5/11 में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15/11। अब 15/11 को अपन छोटा क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या हो, अंश से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अंश अगर 15/11 है तो इसको 1 से 1/11 लिख सकते हैं, सॉरी इसको 1 सही 4/11 लिख सकते हैं, यानी 1 मिनट और आ गया। तो 1 मिनट को इधर जोड़ दो तो 3:16 सही 4/11 पे घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलेंगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। इसी तरह कह रहा है कि 9 और 10 के बीच घड़ी की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो 9 और 10 के बीच कब मिलेंगी समझते हैं। अब वही फार्मूला है, एक घंटे 1:01 और 5/11, ये फार्मूले पे छोटे वाले को 9 को गुणा किए, 9 एक कम 9, 9 पना 45 यहाँ पे, 9 पना 45/11। अब इसको छोटा कर लोगे क्योंकि 11 जो है ना, अंश छोटा होना चाहिए हर से, तो कैसे छोटा करोगे, 11 चौको 44 अब बट्टे 11, यानी 4 से ही 1/11 लिख सकते हैं इसको। यानी 4 मिनट आपका और मिला, तो 45 में 4 और जोड़ दो तो 9:49 सही 1/11 बजे क्या होगी, घड़ी की सुइयाँ क्या होगी, आपस में मिलेंगी। आई होप आप समझ पाए होंगे और इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते तो एक और फार्मूला अपने पास है, इसको याद कर लेना। रुको एक सेकंड, अगर इसको कठिन लग रहा है तो इस फार्मूले को देखो, एक सेकंड। फार्मूला क्या है अपना, समझो। देखो ये फार्मूला है 12/5, सॉरी 12/11 गुणे 5/s। क्या है फार्मूला, समझो, 12/11 गुणे 5/s, जहाँ पे s क्या है, आवर है। कौन सा आवर, छोटा वाला 9। ठीक है, 5 तो 5 ही है, 12/11 लिख दिए। तो इस पर भी कर सकते हो, अगर इस फार्मूले को याद करना चाहते हो घड़ी की सुइयों को मिलने का, तो ये भी सही है। इसमें डायरेक्ट एच की वैल्यू रख दो छोटी वाली, बस हल हो जाएगा, 12/11 गुणे 5 गुणे h। तो यहाँ से भी घड़ी की सुइयों का मान आ जाएगा। ठीक है, जो सही लगे वो आप करो। ठीक, अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये पूछता है घड़ी की सुइयों के बीच कोण बताओ। उसी को अपन थीटा बोल रहे हैं, यानी दे दिया समय कि 5:15 पे घड़ी की सुइयों के बीच कोण कैसे है। 5:15 मान लो मैंने बजा दिया। ठीक है, 5:15 क्यों बचाऊँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखता हूँ। क्वेश्चन देखने से पहले फॉर्मूला एक बार और बता देता हूँ। थीटा बराबर 11/2 m - 30h मॉड के अंदर रहेगा। तो m मतलब मिनट, h मतलब आवर, और इस मॉड के अंदर कोई भी राशि निकलती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब क्वेश्चन ही डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3:40 पर दोनों सुइयों को कोण बताओ। क्या करो, कोण बताओ। 3:40 कुछ ऐसे बजेंगे, समझो 3 और यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बीच और इसके बीच जो कोण है, एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो एंगल बताना है आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 11/2 m - 30h, जहाँ पे m मिनट है और s क्या है, आवर है। अब m और h की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो थीटा 11/2 m लिख दिया। अब m की जगह क्या रखेंगे, 40, 3:40 है, और s की जगह क्या रख देंगे, 3, और हल कर देंगे इसे तो आपका आ जाएगा कोण, तो 130 डिग्री आ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी तरह कोण निकालने वाला।
क्या कह रहा है, 5:08 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ। 5:08 कैसे बजेंगे, ऐसे बजेंगे, 5 और 12 के बाद ये कांटा 5 यानी 1 और 2 के बीच में होगा मिनट का। तो यहाँ पे जो कोण है बीच में, उस कोण को बताना है। कैसे बताओगे, वही फार्मूला है, थीटा बराबर 11/2n-30। तो m की जगह 8 रख दिया और s की जगह आवर की जगह 5 रख दिया, हल कर दिया तो आंसर आ गया, और क्या। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बने रहो वीडियो में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों। अब देखो घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत कब होंगी ये बताना है आपको। तो घड़ी, अब यहाँ पे एक फार्मूला है, जब कभी भी एंगल तो आपसे पूछा तो आपने बता दिया, फार्मूला लगा दिया 11/2m-30 मॉड के अंदर। लेकिन अगर आपसे कहता है क्वेश्चन कि वह समय बताओ जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसी फार्मूले पे, जो फार्मूला अपना क्या था, थीटा बराबर 30h या फिर 11/2m, जो भी लिखना हो, 11/2m माइनस 30h, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको वो समय कोई निकालने को बोले जहाँ पे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत कैसे होगी, अगर एक 3 पे है, एक 9 पे है, 12 या 6 पे है तो विपरीत हो जाएगी, या फिर एक 1 पे है और 7 पे है मिनट की, घंटे की 1 पे, तो ऐसे विपरीत होती है ना। तो विपरीत जब कभी भी होंगी तो 180 डिग्री कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगी, ये मन में बैठा लेना, जब कभी भी विपरीत होंगी तो 180 डिग्री कोण बनाएंगी। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या रख दोगे, 180 डिग्री, और फिर इसको हल कर दोगे तो वहाँ पे एक्चुअल में मिनट नहीं दिया रहता है, आवर दिया रहता है। अब क्वेश्चन ही डायरेक्ट देखेंगे अपन, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। फार्मूला वही है, बस आपको मिनट निकालना है थीटा की जगह। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4-5 के बीच वह समय बताओ जब घड़ी की सुई विपरीत हो। विपरीत मतलब थीटा क्या रख दोगे, 180 डिग्री। अब फार्मूला क्या था एंगल निकालने का, थीटा बराबर 11/2m-30h। अब यहाँ पे 4 और 5 का समय दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है एग्जैक्ट कितने, 4 बज के कितने मिनट पे। तो अपन क्या करेंगे, रख देंगे। तो थीटा की जगह 180 डिग्री है, क्योंकि विपरीत के लिए हमेशा थीटा क्या हो जाएगा, 180। तो 11/2m-30h, यानी m की वैल्यू तो दी नहीं है, m की वैल्यू ही तो निकालनी है। और s की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, s की वैल्यू रख देंगे छोटा वाला, यानी 4। अगर 5 रखेंगे तो कांटा 5 और 6 के बीच चला जाएगा, निकालना क्या है, 4 और 5 के बीच, तो छोटा वाला 4 रखेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 180 बराबर 11/2m-120, 30 चौको 120 हो जाएगा। फिर और आगे सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू जो आएगी, देखो m की वैल्यू जो भी आएगी, समझते हैं। देखो m की वैल्यू जो भी आए, जैसे यहाँ m की वैल्यू 600/11 आई तो उसको अपन ने तोड़ दिया किसमें, और छोटे में, क्योंकि जो हर है ना, हर छोटा होना चाहिए। तो इसको मैंने मिश्र भिन्न में, यानी 54 सही 6/11, यानी 54 मिनट 6/11, 54 सही 6/11 मिनट। यानी कि आप बोल सकते हो कि 4, देखो 4:54 सही 6/11 मिनट पे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी, 4 और 5, मतलब 4 और 5 बजे के बीच 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। डायरेक्ट आप बता सकते हो। अगर आपको ये बहुत कठिन लग रहा है फार्मूले पे रखना, ये करना, तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, ये भी अगर याद रख सको तो याद कर लो, इससे भी डायरेक्ट निकलेगा। क्या है, 12/11 गुणे 5 गुणे h प्लस माइनस 30, ठीक है। जहाँ पे h क्या रखोगे, छोटा वाला, जैसे कि इस क्वेश्चन में h क्या रखे थे अपन, 4। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर 5 रख गए तो 5 और 6 के बीच की बात हो जाएगी, ठीक है। और प्लस माइनस में प्लस रखोगे माइनस, ये आपको कैसे निकालना है, ये निकालना है इसके क्वेश्चंस को देख के कि समय क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं सुइयों के बीच संबंध क्या होता है भाई साहब। सुइयों के बीच कुछ आपस में संबंध भी होता है, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार इस बार ग्रुप डी में पूछे ही जा रहे हैं। इसके लिए तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि दोनों सुइयाँ अगर एक साथ हों, दोनों सुइयाँ एक साथ कब होंगी, दोनों सुइयाँ एक साथ इस तरह होंगी। जैसे मान लो मैंने बजाया 3, तो ये है घंटे का कांटा, और ये है लगभग कुछ यहीं पे मिनट का कांटा। तो दोनों सुई जब एक साथ होंगी, इसको बोलते हैं एक साथ। जब कभी भी दोनों सुई एक साथ होती हैं तब थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री। क्या हो जाता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में ये आया था कि 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयाँ जो हैं कितनी बार एक साथ आएंगी, दोनों सुइयाँ कितनी बार एक साथ आएंगी। तो 24 घंटे में 22 बार आती हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कैसे आती हैं। देखो
1 घंटे में एक टाइम आती हैं। अब समझ गए ना घड़ी की सुइयाँ कैसे आएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 बजाया, क्या बजाया, 2 बजाया, तो ये घंटे का है कांटा, और यहीं पे आके क्या आ गया, मिनट का भी कांटा, तो मिल गई। तो यानी 1 घंटे में एक बार मिली, कितनी बार मिली, एक बार। इसी तरह से 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, और 24 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 12 बार इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जब 12वीं बार आएगा तो कहीं ना कहीं वो समय क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, घड़ी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे फंसाता है कि 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ये याद रखना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ विपरीत की, तो दोनों सुइयाँ 1 घंटे में कितनी बार विपरीत, मतलब उल्टा 180 डिग्री। तो 1 घंटे में एक बार विपरीत होगी, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 48 घंटे में अगर पूछता तो क्या बताते, 48 घंटे में 44 बार, कितनी बार, 44 बार। ऐसे बढ़ाता जाता तो आप इसका इंटू करते जाते, यही फंसाता है। अब कह रहा है कि जब दोनों सुई 90 डिग्री या समकोण हो, तो समकोण कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक, ये समकोण बनता है, पढ़ा तो होगा ना एंगल, ये समकोण वाला। ठीक, तो 1 घंटे में 2 टाइम समकोण। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, 1 घंटे में एक बार ही बनते थे विपरीत और एक साथ, लेकिन समकोण 2 बार बनेगी। क्यों बनेगी, आइए समझते हैं क्यों बनेगी। देखो भाई, समकोण 2 बार इसलिए बन रही है क्योंकि आप देखो, अगर 1 घंटे में बात करता हूँ 2 और 3 के बीच में, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ, अगर 1 सेकंड रुको, अगर मैं 3 और 4 के बीच बात करता हूँ, सबसे पहले 3 और 12 पे जब कांटा रहेगा करेक्ट 3 पे, तब समकोण बना देंगी। फिर जब कांटा आएगा कहाँ पे, लगभग 3 पे, और मिनट वाला कांटा 6 पे आ जाएगा, तब समकोण। यानी कि 1 घंटे में 2 बार बना दिया। यानी 12 घंटे में 22 बार, कितनी बार, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। 12 घंटे में 24 बार इसलिए नहीं बनाएंगे, सेम रूल लगा है जो इधर लगा है। ठीक है, चलो ये भी आप समझ गए। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से बताऊंगा, लेकिन रिवाइज ज़रूर करना। नेक्स्ट है कि दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी। सीधी रेखा में कब होती हैं, सीधी रेखा में 2 बार हो सकती हैं, तो घड़ी एक दूसरे से मिले या फिर एक दूसरे के विपरीत हो, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों में। तो यहाँ पे क्या है, सीधी रेखा में कहे तो 1 घंटे में 2 बार मिल रही हैं, यानी कि यहाँ भी सीधी रेखा जब एक साथ मिले और फिर या अपोजिट हो तब भी सीधी रेखा में होती है। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, दोनों सुइयाँ जो है एक साथ 1 घंटे में एक टाइम आएंगी, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, 22 टाइम। बात करूँ अगर अपोजिट की, तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अगर मैं संपूर्ण की बात करता हूँ तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 1 आवर में सीधी रेखा में, तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा इमेज के क्वेश्चन। इमेज ऑफ क्लॉक यानी घड़ी का प्रतिबिंब, यानी घड़ी के प्रतिबिंब के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, देखो समझो। क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि मान लो 6:15, क्या है, 6:15 है। इसमें अब कह देता है आपसे कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ 6:15 का। यानी कि 6:15 घड़ी में है, लेकिन कांच में देखोगे सामने लगा है, तो क्या होगा उसका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन समझते हैं। ठीक है, घड़ी का प्रतिबिंब या इमेज ऑन क्लॉक। देखो, मिरर इमेज को समझेंगे सबसे पहले। तो मिरर इमेज में होता क्या है, कोई भी इमेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ समय लिखा हो। देखो, मिरर इमेज में हमेशा होता क्या है कि ये मान लो क्या है, कांच है, और ये है मान लो घड़ी या आदमी कोई। ठीक है, सॉरी आदमी है, कौन है, आदमी है। तो इसका हमेशा जब मिरर बनता है ना, मिरर में जब कभी भी कोई आदमी, मिरर जो है यहाँ पे नोट भी लिखा है कि मिरर इमेज में क्लॉक जो है टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। क्या होता है, क्लॉक और बॉटम चेंज नहीं होता है। कैसे, समझो, ये मिरर है, ये घड़ी है, तो जब कभी भी मिरर रखोगे आप, या तो लेफ्ट साइड रखोगे या राइट साइड, ऊपर नीचे तो रखोगे नहीं मिरर। ठीक है, या तो राइट साइड रहेगा या लेफ्ट राइट रहेगा। तो इसका जो नीचे का हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा चेंज नहीं होता, जबकि ये लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ए ऐसा है और मिरर लगा दो तो ए जो है उल्टा दिखेगा। अब क्या दिखेगा, उल्टा। अगर बी ऐसा है तो मिरर लगा दोगे तो बी कैसा दिखेगा, ऐसा। तो आप कह सकते हो, यही यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे ये बंदा बना है, तो बंदा का क्या हुआ, ये वाला हाथ इधर था, लेकिन अब ये हाथ किधर आ गया, इधर आ गया, यानी चेंज हो गया, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया मिरर इमेज। अगर मैं वाटर इमेज की बात करूँ, जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वाटर इमेज में क्लॉक का लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि टॉप बॉटम में हो जाता है, क्योंकि जल जो है नीचे ही रखेंगे,
नीचे ही रखाएगा, अगल बगल तो नहीं रखाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे महोदय ये बने भी हैं। देखो ये ऊपर आदमी है और यहाँ पे जल है मान लो, और यहाँ पे आदमी जब देखते हैं अपने आप को तो खड़े तो पैर इधर है लेकिन पैर इनका ऊपर हो गया उल्टा। तो याद रखना कि वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होता है, जबकि मिरर इमेज में लेफ़्ट राइट चेंज होता है। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछता हूँ, अब आगे जो है, आगे जो है ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है समझो। इसके लिए मैं फॉर्मूले से करेंगे अपन। कह रहा है घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी के समय का क्या, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं समझना। क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह के, 7 बजे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताओ। क्या बताओ, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो अब उसके लिए क्या है, फॉर्मूले और रूल है। क्या है, फॉर्मूले रूल। कैसे, सबसे पहला रूल ये है कि जब मिनट जीरो हो, क्या हो, मिनट जीरो हो, तो समय को 12 से घटा देंगे। क्या कर देंगे, समय, मिनट जीरो का मतलब क्या है कि मैंने 7.00 यानी करेक्ट 7 बजे हो, क्या हो, करेक्ट 7 बजे। तो क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट जो भी समय होगा उसको 12 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब 12 से 7 घटाए यानी 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि 7 बजे हैं घड़ी में करेक्ट और उसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो 12 से क्या करते, उसको घटा देते, 5 आ जाता। ठीक है, समझ गए। अगर रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब मिनट जो है जीरो ना हो तो 11:60 से घटाएं। किससे, 11। देखो 12 लिखो चाहे 11:60, बात एक ही है, क्योंकि 11 और 60 मिनट 12 ही हो जाता है। बट क्या होता है कि जब जैसे मान लो 3:15 दे दिया है तो मिनट कुछ दे दिया है तो घटाने में आसानी होती है, तब किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएं। किससे घटाएंगे, क्वेश्चन जैसे दे दिया कि 3:15 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो 11:60 माइनस 3:15 कर दो, 8:45 आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 बोल रहा है कि जब 11 बजकर कुछ मिनट हो या 12 बजकर कुछ मिनट हो तब क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि 11 बज के कुछ मिनट दिया हो, जैसे कि एक क्वेश्चन है 11:15 पर दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, घटाएंगे तो 11:60 से ही। लेकिन ये जो जीरो जीरो इस तरह जब घटाओगे ना, 60 में अगर 15 चला जाएगा तो 45 आएगा, और 11 में या जीरो जीरो, तो कभी भी जीरो जीरो आया तो उसको क्या बोलते हैं, 12:45, घड़ी के हिसाब से क्या बोलते हैं, 12:45। तो आई होप आप समझ गए होंगे दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का। अब जल प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होता है, डायरेक्ट उसको किससे घटा देंगे, 18:30 से। किससे, 18:30 से। जैसे अगर पूछा है कि 8:20 पे घड़ी का जल प्रतिबिंब बताओ, क्या बताओ, जल प्रतिबिंब, तो 18:30 माइनस 8:20, तो 10:10 उसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा समय दे दे, जैसे कि मैं कहता हूँ 8:50 का जल प्रतिबिंब बताओ, तो आप क्या करोगे, तब 18:30 से तब नहीं घटाओगे, तब घटाओगे 17:90 से। और 17:90 का मतलब भी 18:30 ही होता है, लेकिन घटाने के लिए, ईजी करने के लिए, क्योंकि यहाँ 50 दे दिया है, 90 इधर बना लेते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होगे। समय के अभाव के कारण हम थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया घड़ी की सुइयों के बीच कोण, अब ये ख़त्म हो गया। अब अपन आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्दी कवर करूँगा, 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। समझते हैं पासा क्या होता है, डाइस। अब पासा होता क्या है, 6 सतहों से बंद आकृति को डाइस या पासा कहते हैं। अब देख लो यहाँ पे ये क्या है, 6 सतहों से बंद एक आकृति है। एक सेकंड, ये 6 सतहों से बंद एक आकृति है जिसको अपन पासा कहेंगे। अब पासा में 6 फलक होते हैं, 3 साइडें। कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें, ऊपर नीचे और जो दिखती हैं। ठीक है, और इसी अगर पासे को आप खोल दोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसको बोलेंगे ओपन डाइस। क्या बोलेंगे, ओपन डाइस। अब इसमें क्या होता है, ये है टॉप, ये है बॉटम, ये बैक है, ये लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है। ठीक है, तो इस तरह से जब खुलेगा तो ओपन डाइस हो जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस और भी तरीके के खुलते हैं, इस तरह से भी खुल जाते हैं, इस तरह से भी खुल जाते हैं। अब देखो ओपन डाइस में विपरीत कैसे बताएंगे, यानी अपोजिट कैसे बताएंगे, इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपोजिट समझ गए तो आप मान लो पासे को हल कर लोगे। ठीक है, कैसे अपोजिट समझेंगे, समझते हैं। देखो अगर ये एक दिया हुआ है, इसकी 6 फलक दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 सतहें दी हैं, अपोजिट बताना है, तो एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जैसे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ के 4, 3 का अपोजिट एक छोड़ के क्या हो जाएगा, 5, यानी 2 का अपोजिट 4, 3 एक छोड़ के 5, और जो बच गए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक का अपोजिट 6। इसी तरह से अगर इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले में, देखो तो एक अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ के बी, और इसी तरह से सी, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, एक छोड़ के एफ, और जो बच गया बी बच गया और एफ बच गया।
तो ये आपस में क्या, सॉरी ई बच गया, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एक छोड़ के। तो आई होप आप अपोजिट समझ गए होंगे। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट को मिस कर दोगे तो पासे का कम से कम 70% पोर्शन मिस कर दिए भाई। ये पॉइंट को समझो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पासे की सतह और उसकी विपरीत सतह दोनों एक साथ पासे के एक रिप्रेजेंटेशन में कभी नहीं दिखती हैं। देखो समझो बात को, मैं बोलना चाहता हूँ। पासे में पहले तो आप जानो कि एक अगर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। देखो ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है, 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, 1 2 3, हाँ, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है और पासे की एक रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुति में केवल 3 ही सतहें दिखती हैं। कितनी? तो वही कह रहा है कि पासे की सतह, कोई अगर मान लो सतह है, जैसे एक सतह 3 है और उसकी विपरीत सतह दोनों एक साथ एक रिप्रेजेंटेशन यानी इसमें नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि 2 का अपोजिट क्या है, 3 है, तो 2 के साथ 3 यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए एक ही पासे में। इसका मतलब ये है कि पासे की एक सतह और उसकी विपरीत सतह एक ही रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखनी चाहिए। ये चीज़ समझ गए? अब यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर दिक्कत होगी तो आगे उसी कॉन्सेप्ट से अपन क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम कुछ सामान्य चीज़ें देखेंगे। डाइस के बारे में देखते हैं। अगर अंकों की बात करें, 1 से लेकर 6 तक की अंकों की बात करें, तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, दूसरा होता है जनरल डाइस या सामान्य पासा। हम जो 90% क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हम जो 90% क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम सामान्य पासे से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? सामान्य पासे या जनरल डाइस से, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, आइए अंतर भी देख लेते हैं। देखो जो आपका मानक पासा होता है ना, तो मानक पासा में विपरीत सतहों, यहाँ पे देखो ये बना भी हुआ है एक रिप्रेजेंटेशन इसका, तो इसमें विपरीत सतहों के, मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। अब देखो विपरीत सतहों के अंकों का 7 होता है, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सतह और उसकी विपरीत सतह दोनों को जोड़ के 7 लाना है। 4 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। क्योंकि सतह और उसकी विपरीत सतह दोनों को जोड़ो तो 7 आना चाहिए, ये कह रहा। जबकि जो सामान्य पासा है उसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास की जो सतहें हैं ना, उनका योग 7 होता है। अगला पॉइंट यही बोल रहा है, समझना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। निकटवर्ती जैसे इनका इनका या फिर इनका 2 का 7 योग नहीं होगा। बट सामान्य पासे में 2 निकटवर्ती सतहों का योग कम से कम 7 होता ही होता है। याद रखना, अगर अंक लिखे हैं तो तभी वो सामान्य पासा होगा। ये पहचानने का तरीका है। जैसे यहाँ पे 4 और 3 7 हो रहा है, ठीक। अब इसी हिसाब से अगर विपरीत बताओगे तो विपरीत बता सकते हो, क्योंकि इनकी सतहों का अंकों का योग 7 होता है मानक का। तो 6 का अपोजिट है 7, क्योंकि दोनों को जोड़ो तो 7 आना चाहिए। 1 होगा, 4 का 3, 5 का 2, ठीक है। बट यहाँ पे अपोजिट आप बता नहीं सकते हो, ठीक है। चलो अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि सामान्य जो पासा है उसको, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस जिसकी मैंने बात किया है, उनको बनाने के नियम है। 3 नियम से पूरा आपका पासा हल हो जाएगा। 3 नियम से क्या हो जाएगा? पूरा पासा हल हो जाएगा, ठीक है। समझो, सबसे पहला रूल नंबर 1 देखते हैं। एक सेकंड। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब कॉमन नंबर डिफरेंट सरफेस पर हो तो कॉमन नंबर से सरफेस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब क्लॉकवाइज क्या है, समझो। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। जिस तरह से घड़ी चलती है, ठीक। देखो तो क्या कह रहा है रूल नंबर 1 कि जब कॉमन नंबर डिफरेंट सरफेस पर हो तो कॉमन नंबर से सरफेस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब याद रखना, कभी भी सामान्य पासा पूछेगा तो उसमें कम से कम 2 प्रस्तुत या रिप्रेजेंटेशन दिया रहे। कम से कम, हो सकता है 3 भी दे दे, है ना, 4 भी दे दे, लेकिन कम से कम 2 दिया रहेगा, क्योंकि उन्हीं दोनों की तुलना करके आपको विपरीत बताना पड़ेगा। पासे के पूरे क्वेश्चन में एक ही तो चीज़ आती है कि विपरीत बताइए, ठीक है। अब समझो, तो यही कह रहा है कि जो कॉमन नंबर जो है डिफरेंट सरफेस पर हो तो कॉमन नंबर सरफेस घुमाएंगे। अब दोनों इन दोनों में देखो कॉमन नंबर क्या है, तो इन दोनों में देखोगे 2 क्या है? कॉमन है। 2 क्या है? कॉमन है, और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस में है। ये ऊपर है और ये सामने है। तो क्या करेंगे कि कॉमन नंबर से ही दोनों सतहों को घुमाएंगे। तो पहले वाले को जब घुमाओगे, और कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे। तो ऐसे घुमाएंगे, तो पहले वाले घुमाएंगे तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब दूसरे वाले को भी उसी कॉमन नंबर 2 से ही घुमाएंगे तो 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा।
अब जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो कैसे पता करेंगे, देखो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा जो उसके सामने दिखा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा जो दिख गया लिखने पे, और 2 का अपोजिट 2 तो नहीं होगा, यानी जो बच गया वो होगा। बचा क्या, 3 बच गया 6 अंकों में से, तो वही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन रूल। तो रूल नंबर 2 कह रहा है कॉमन नंबर जब सेम सरफेस में, अभी अपन ने डिफरेंट सरफेस देखा, अब सेम सरफेस, जब कभी भी कॉमन नंबर सेम सरफेस पर हो, जैसे कि इस दोनों में देखो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे है, लेकिन सेम सरफेस पे है, यहाँ पे सामने है यहाँ भी सामने है, तो जब कभी भी कॉमन नंबर सेम सरफेस पे हो तो रूट ये कहता है कि जो भी अलग अपोजिट, मतलब इसके अलावा जो भी सरफेस होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी अगर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पे और दोनों सामने सामने सेम सरफेस पे है, इसका मतलब 4 के जो सरफेस के सामने है 1, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, और 3 जो उसके सरफेस के सामने है 6, ये इसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो अगर सेम सरफेस में है। रूल नंबर 3 पढ़ लो, कह रहा है कॉमन सरफेस जो है दोनों में से बचे हुए सरफेस एक दूसरे का अपोजिट हो। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं समझा देता हूँ रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बोल रहा है कि जब कभी भी 2 को सरफेस कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे भी 4 3 दे दिया है। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 2 सरफेस कॉमन हो तो जो आखिरी सरफेस बचता है ना, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जब 2 सरफेस कॉमन हो गया तो 5 और 2 बचा, चाहे कहीं भी लिखे हों, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, यही कह रहा है। अब रूल नंबर 4 वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि जब कोई भी सतह कॉमन ना मिले तो क्या होगा, वो डाइस का क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्या होगा, जब कोई, एक सेकंड, जब कोई भी सतह कॉमन न मिले तो डाइस का क्वेश्चन नहीं होगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा एनालॉजी। एनालॉजी यानी रीजनिंग का सादृश्यता। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं डाइस के। देखो ये एक क्वेश्चन लेंगे, इसी क्वेश्चन से हम बहुत सारे सभी के विपरीत बता देंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे समझते हैं। सभी विपरीत, जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें 3 रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, अभी 2 लिए थे अपन, लेकिन इसमें कितने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, 3। ठीक है, एक ही फंसेगा, 3 प्रस्तुति। अब समझो, अब इसमें सभी आपको मान लो क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। तो कैसे निकालोगे विपरीत, बताओ। देखो सबसे पहले दोनों में कॉमन देखोगे क्या कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है। तो यानी एक दोनों में अगर के है तो के से ही अपन घुमा दें और क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं अगर डिफरेंट सरफेस पे है। तो पहले वाले घुमाओगे तो के फिर बी फिर ए, यानी यहाँ पे देखो लिखा है के बी ए। फिर दूसरे वाले घुमाओगे तो के फिर एम फिर एच, यानी के एम एच। अब बी के अपोजिट एम दिख गया, ए के अपोजिट एच दिख गया। अब के अपोजिट क्या होगा, जो बच गया, और अगले वाले में पी बचा है। ठीक है, इसी तरह से आप तुलना कर करके सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं, जैसे पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इसको। ये बना है स्टार और बोल रहा है कि स्टार के विपरीत क्या होगा। अब देखो, हो सकता है कि पासे में 1 2 3 4 अंक के अलावा और भी चीज़ें लिखी हुई आ सकती हैं, जैसे लाल पीला नीला हरा काला, ये सब भी है। फिर कोई बिंदु बनी रहे, या फिर किसी का राम सीता गीता लिखा रहे, कोई चिन्ह लिखा रहे, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें जो होंगी ना, वो सब सामान्य पासे में ही आएंगी। ठीक है, फिर वहाँ पे मानक पासे की कोई बात ही रही नहीं जाती है। तो देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार के विपरीत बताओ। अब अगर तुलना करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 रिप्रेजेंटेशन है, कितने दे दिया है, 4। तो सबसे पहले इसका विपरीत बताने के लिए जो सिंपल सा अपना फंडा है वो क्या रहेगा, आइए समझते हैं उसको। सबसे पहले ये देखेंगे स्टार किस में है, तो स्टार पहले वाले में है, ये दिख रहा है स्टार है पहले वाले में। अब जहाँ स्टार मिल गया तो अब आपको उसके बाद ये देखना है कि जो 2 बचे हुए सरफेस इसमें हैं, जैसे ऐट द रेट और माइनस बचे हैं, तो ये किस में से हैं जिसमें स्टार ना हो। यानी कि सबसे पहले जो विपरीत निकालना है उस वाले, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले जो विपरीत निकालना है उस वाले को पकड़ोगे, एक रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, और फिर उसमें से ये देखोगे कि स्टार के अलावा ऐट द रेट और माइनस जो लिखा है वो किस में कॉमन है, जिसमें स्टार नहीं होना चाहिए अगले वाले में, और ये ऐट द रेट या माइनस में से कम एक होना चाहिए। तो देखोगे तो यहाँ पे स्टार है ऐट द रेट के साथ। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे ये शायद 8 है प्लस है, यहाँ पे शायद माइनस है। ठीक है,
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका स्टार देगा। यहाँ पे थोड़ा अंक ढंग से दिख नहीं रहे, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ जाएगा। वो क्या है कि अंक थोड़ा छोटे छोटे हो गए हैं तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ढंग से। ये कह रहा है कि 5 बिंदु के विपरीत सतह पर क्या आएगा, 5 बिंदु के विपरीत सतह पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 बिंदु है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बिंदु है, यहाँ पे 5 बिंदु, यहाँ पे 2 है, 1 है। अब मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर 2 बताया था कि जब कॉमन, रूल नंबर 3, जब कॉमन सरफेस जो हो, दो कॉमन सरफेस, जैसे यहाँ पे 1 है और 2 बिंदु है, और यहाँ पे भी 1 बिंदु है और 2 बिंदु है, यानी कि जब दो कॉमन सरफेस मिल जाएं तो जो तीसरा सरफेस कॉमन नहीं होगा वो एक दूसरे के ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा। फिर से समझते हैं, देखो रूल नंबर 3 बोलता है, एक बार रूल नंबर 3 देख ही लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है रूल नंबर 3, कि जब दो कॉमन सरफेस हो, जैसे 4 और 3 और 4 3 हैं, तो 5 और 2 जो बचे हुए आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखो अब यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन को, तो अब दो कॉमन सरफेस मिलकर यहाँ पे एक बिंदु और 2 बिंदु वाला अलग अलग, और 1 बिंदु 2 बिंदु वाला, तो 4 बिंदु वाला 5 बिंदु क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट 4 डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि दो बिंदु के विपरीत सतह पर कौन से बिंदु आएंगे। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा बिंदु वाले में अच्छे से बिंदु नहीं दिख रही हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिसकी बात करें उसको पकड़ो। दो बिंदु की बात किया, 2 बिंदु किस में है, इसमें दिख रही है ऊपर, इसको पकड़ लो। अब 2 बिंदु के अलावा इसमें 3 बिंदु है, 1 बिंदु है, तो ऐसा कोई पकड़ो रिप्रेजेंटेशन जिसमें 1 या 3 बिंदु हो लेकिन 2 बिंदु ना हो, क्योंकि 2 बिंदु ले लिए हैं तब ना अपोजिट बता पाएंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है और 1 इसमें भी है, तो इसको ही ले लेते हैं। तो देखो 1 और 1 जो है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब कॉमन सरफेस सेम सतह पर हो तो बाकी चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। तो 2 का अपोजिट है 6 बिंदु, डायरेक्ट आप बता सकते हो। रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, हाँ। एक बार आप रूल नंबर देख लेना, रूल जो है, रूल से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 4 के विपरीत बताइए। एक सेकंड बने रहिए वीडियो में, 10 से 15 मिनट में और भी जो दो टॉपिक बच रहे हैं उनको ज़रूर कवर करेंगे इसमें, और पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 2 रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया है, 4 के विपरीत पूछा है। यहाँ पे तो 4 भाई साहब कहीं है ही नहीं, कैसे बताओगे। देखो अब इसको समझो, ये कौन सा पासा है। सबसे पहले अगर अंक लिखे हैं और 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं, 7 8 नहीं लिखे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये मानक पासा है या फिर जनरल डाइस है, यानी सामान्य पासा है। तो सबसे पहले देखोगे तो सामान्य पासे का नियम क्या कहता है, कम से कम 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ये है आपका मानक पासा। कौन सा है, मानक। और मानक पासा में रूल जब पलट के वापस से रिवाइज करके वीडियो को देखोगे तो मैंने बताया है कि मानक पासा जो है उनकी सतह विपरीत सतह के अंतों का योग क्या होता है, 7 होता है। यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि सतह और विपरीत को दोनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो 5, अब देखो यहाँ पे 3 1 3, हाँ 3 और 2 लिखा है, शायद ये क्या लिखा है 2, और ये 3 2 6 और 3 2 5। अब मैंने रूल नंबर 3 बोल रहा है ना, रूल नंबर 3 यही बोल रहा है कि 2 सरफेस अगर कॉमन हो जाए चाहे कहीं के भी हो, तो लास्ट बचा हुआ 5 और 6 सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। तो ये था कुछ डाइस के क्वेश्चन स्टैंडर्ड और डाइस का टॉपिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये नोट्स अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है ना लिखावट, तो आप कम से कम वीडियो को देखेंगे तो बोलने से समझ ही जाएंगे, ठीक है। कोई इतना टिपिकल नहीं है। अब अपन आ जाते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि जैसे सीरीज वाला, ABCD वाला, उनके अंकों को कोडिंग डिकोडिंग, उनको ज़रूर इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या क्या अपन, अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ेंगे। एनालॉजी क्या होती है, सादृश्यता होती है, यानी संबंध बताना। AB लिखा है, BC अगर लिखा है, संबंध उनके बीच क्या हो बताना। सीरीज बताना है, जैसे ACD और डॉट 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 कोई लिख दिया तो सीरीज क्या होगी, अगली सीरीज वो बताना है, वो सीखेंगे। इसके अलावा जोड़े सीखेंगे अल्फ़ाबेट के, कोडिंग डिकोडिंग भी सीखेंगे, लेटर टू नंबर और लेटर टू लेटर, यानी लेटर से लेटर कोड कैसे करते हैं, लेटर टू नंबर। बहुत क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या देख लेंगे, ABCD को समझते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट की बात है। तो ABCD में टोटल कितने अक्षर होते हैं भाई, 26 अक्षर होते हैं, A से लेके Z तक, ठीक।
अब ए से लेके जेड तक जो 26 अक्षर होते हैं ना, उसमें से 13 में इसको डिवाइड कर देते हैं, और ए से लेके यानी कि एम तक, ए से लेके कहाँ तक, एम तक 13 अक्षरों को क्या बोला जाता है, फर्स्ट हाफ। और 14 से लेके 26 तक यानी कि आप बोल सकते हो कहाँ से कहाँ तक, एन से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ। ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी बहुत अच्छी चीज़ याद रख लेते हैं इजोटी के बारे में। इजोटी क्या होता है, इजोटी आपको ये पता लगाने में बहुत आसानी कर देता है कि आप जैसे कि ए से लेके जेड तक की जो वैल्यू होती है उनका मान होता है प्लेस वैल्यू। जैसे ए को 1 के स्थान पे है, बी 2 स्थान पे है, सी 3 स्थान पे, इसी तरह आर जो है 18 स्थान पे, जेड जो है 26वें स्थान पे। तो उसको याद रखने के लिए इजोटी बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ही कारगर होती है। इजोटी का मतलब क्या होता है, EJOTY, यानी इजोटी मतलब ई जो है 5वें स्थान पे आता है, ABCDE, जे जो है 10वें, 15, 5, 10, 15, 20, 25। यानी कि आप कह सकते हो कि इजोटी के हिसाब से उसके आसपास की वैल्यूओं को आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अगर आपको इजोटी पता है और मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लो मैंने पूछ दिया आपसे जी की वैल्यू बताओ, आपको पता है इजोटी में ई की 5 होती है, तो ई के आगे FG यानी 2 बढ़ा दोगे 7 डायरेक्ट बता दोगे। इसी तरह से अगर मैं पूछूँ आपसे कि यू की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है टी के बाद यू आता है और टी की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 के बाद एक आगे जाएंगे तो 21 होगा। तो इस तरह से इजोटी की मदद से बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अब अपोजिट की बात कर लें तो लेटरों का अपोजिट भी होता है। अपोजिट कैसे होता है भाई, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट बॉय। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, बी का बॉय हो जाएगा, बॉय से मतलब बी का वाई, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स, ठीक है। अपोजिट मतलब उल्टा, और उल्टा कहने का मतलब ये कि जब उसके अपोजिट को और उसको दोनों को जोड़ो तो 27 आना चाहिए, योग क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप विपरीत बता सकते हो, और विपरीत भी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आते हैं, तो विपरीत जरूर देख लेना, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। मेरी ट्रिक है AZ, बी बॉय, और सी से मैंने चेन्नई एक्सप्रेस बनाया, यानी C फॉर चेन्नई, एक्स फॉर एक्सप्रेस, सी का एक्स, डी का W यानी दिल वाले, ई का F एग विलन। इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से ही बना लेना है, ठीक है। और देख लो अगर आपको ये लगे और इस तरह से पढ़ना है इसको, तो इसका अपोजिट देख के स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं अपन ओरिजिनल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। सबसे पहले अल्फ़ाबेट एनालॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी में क्या पढ़ेंगे हम, उसको देखते हैं। छोटे छोटे विषम, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि निम्न में से विषम, क्वेश्चन यही आ रहे हैं इस बार की ग्रुप डी में कि निम्न में से विषम बताइए। विषम मतलब जो इनसे अलग हों। 4 ऑप्शन है, ABCDE, 5 ऑप्शन दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब विषम बताना है तो कैसे बताओगे विषम, देखो यहाँ पे लिखा है DJR, पहले से अंक क्या लिखा है, DJR दे देगा, दूसरे में PSW दे देगा, तीसरे में FJP दे देगा, चौथे में JMQ और तीसरे में KNP, ये चीज़ें देगा। और यहाँ मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी है, ठीक है, वो नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो समझेंगे कैसे, देखो DJR है तो उसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। डी जो है चौथे स्थान पे आता है, डी के बाद EFG यानी 3 आगे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद जी के बाद HIJK, के लिखा है, क्या लिखा है, के, सॉरी, तो के यानी 4 बढ़ रहा है। तो यानी आप देख रहे हो कि क्रम किस तरह बढ़ रहा है इसका, +3 पहले बढ़ रहा है फिर +4। इसमें देखें तो P जो है, P के बाद QRS यानी +3 बढ़ रहा है, S आ रहा है, फिर +4 बढ़ेगा, TUVW यानी तब क्या आएगा, W, यानी +3 और +4 बढ़ रहा है। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो +4 और +6 बढ़ गया, यानी कि इसमें 3 और 4 बढ़ रहे हैं, इसमें भी 3 और 4 बढ़ेंगे। जे के बाद KLM यानी +3 और +4, एम के बाद NOPQ यानी +4 बढ़ रहे हैं, यानी कि +3 +4 सब बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वाले में क्या बढ़ रहे हैं, +4 +6, यानी कि ये विषम हो गया। समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो एनालॉजी के होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, AX लिखा रहेगा, EBHCLVAP, ये क्या है भाई, समझो। ए की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू, इसीलिए कहता हूँ प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 है, प्लेस वैल्यू एक्स की 24 है, और 24 गुणे 1 करेंगे 24 आएगा। और ई की 5 है, बी की 2 होगी, 5 गुणे 2 10 आएगा, 8 3 24, यानी एच की 8 है, 3 की, यानी इन दोनों की प्लेस वैल्यूओं को जब गुणा कर रहे हैं सबकी तो 24 आ रहा है, लेकिन एक जो बी है उसमें 24 नहीं 10 आ रहा है, इसलिए ये विषम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VTS PNM NLK H, इसमें विषम क्या होगा। ऑप्शन ज़्यादा ले लिया है मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें क्या होगा, आप देखो V के बाद क्या है, V के बाद क्या आता है,
यू भी, फिर क्या आता है टी यू भी, यानी कितना कम हो रहा है, टी के बाद यू भी, यानी अगर देखें एस टी, यानी कि पहले तो हो रहा टी यू भी, यानी -2 हो रहा है, कितना -2 हो रहा है 2, फिर -1 हो रहा है, टी से एस आ रहा उल्टा हो रहा, यानी आपको देखना इसमें जाओगे तो एन ओ पी, यानी -2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, -2 -1 होगा, लेकिन इसमें -2 -1 नहीं होगा, इसलिए राइट हो जाएगा, ठीक है विषम। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्स सी है, एस एच है, ये सब लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको अपोजिट पता होगा तो बना लोगे। सी एक्स मतलब सी एक्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। एस एच क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। एम एन अपोजिट है, लेकिन पी जे अपोजिट नहीं है। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के। मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को याद कर लेना, तो ये विपरीत में नहीं जमेगा, तो ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स एल लिखा रहेगा, पी एच वी के आर जे एल एफ इस तरह लिखा रहेगा। इनकी प्लेस वैल्यू को देखें तो एक्स की जो है 24 होती है, एल की 12 होती है, और 12 का डबल क्या होता है, 24 होता है। 12 का डबल 24, यानी कि दूसरे वाले का डबल करेंगे तो पहले वाले का प्लेस वैल्यू आ रहा है। इसी तरह से इसका देखें तो 8 का डबल 16 हो जाएगा, पी का 16, 8 एच की 8 प्लेस वैल्यू होती है। इसी तरह से सबका हो जाएगा डबल, लेकिन डी वाले का आर की वैल्यू 18 और इसकी वैल्यू होती है, क्या लिखा है, जे लिखा है, तो जे की वैल्यू क्या 10 होती है। तो 10 गुणे 2 करोगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन 18 ही आ रहा है, तो ये विषम हो गया, यानी भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड टाइप का है। एस टी सी लिखा है, एन जी आर लिखा है, बाई बी एच लिखा है, के एम डी लिखा है, आर ओ बी लिखा है। अब देखो यहाँ पे सब में बीच वाले अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, लेकिन लास्ट वाला क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, इसलिए भिन्न हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो एन यू एम डी ओ आर एस ई एन बी क्या लिखा है, और लास्ट वाला है पी के वाई। तो के वाला कॉन्स्ट या आई लिखा है, तो के वाला कांस्टेंट आ रहा है बीच में, सॉरी कॉन्सोनेंट आ रहा है बीच में, बाकी सब में बीच में क्या वॉवेल आ रहा है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, ये है एक्स वाई लिखा है, एच लिखा है, डी लिखा है। आपको बताना है कि भिन्न कौन सा होगा। देखो अब यहाँ पे रेखाओं की बात कर रहा है, देखो एक्स जो है सीधी रेखाओं से बना है, वाई भी सीधी रेखाओं से, एच भी सीधी रेखाओं से, लेकिन डी जो है सेमी सर्कल ले लिया है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलो। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बहुत आ रहा है इस बार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, लिखा रहेगा आर यू एक्स ए, क्वेश्चन इतना रहेगा केवल, वो तो मैंने प्लेस वैल्यू खुद से लिख दी है। आर यू एक्स ए डी लिखा रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया रहेगा, यानी सीरीज़ का अगला हिस्सा आपको बताना पड़ेगा। अब क्रम देखोगे तो आर हो रहा, आर 18 पे आता है, यानी 3 बढ़ रहा है, 21 हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है तो आपका एक्स आ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है तो ए आ रहा है, 3 बढ़ रहा है डी आ रहा है ना, ए बी सी डी। फिर डी के बाद क्या आना चाहिए, 3 और आगे बढ़ना चाहिए सीरीज के हिसाब से, तो डी के बाद क्या होता है 3 ई एफ जी, तो जी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कैसे सीरीज बन रही है। तो टी लिखा है, आर लिखा है, पी लिखा है, एन लिखा है, एल लिखा है, तो 2 अगली सीरीज बताना है, इसमें कितनी, 2। देखो तो टी के बाद जो है, टी के बाद देखा जाए तो टी से अगर 2 पीछे जाएंगे तो आर आएगा, आर एस टी होता है, यानी टी से पीछे जाओगे तो एस और आर, यानी कि 2 माइनस हो रहा, 2 माइनस हो रहा, 2 माइनस 2 माइनस, यानी 2 माइनस माइनस होगा, तो फिर आगे भी 2 माइनस होगा, तो एल से 2 माइनस होगा तो जे आएगा, और फिर जे से 2 माइनस होगा एच आएगा, यानी कि आंसर जे एच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बी डी एफ आई एल पी स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी से क्या हो रहा है, सी डी यानी 2 बढ़ रहा है, फिर डी से ई एफ 2 2 2, यानी सब 2 2 बढ़ रहा है, तो पी से 2 आगे बढ़ेगा, सॉरी 2 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सीरीज थोड़ा सा अलग है और कठिन सीरीज है, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बी से डी बढ़ रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है, फिर डी से अब 2, यानी 2 बार 2 बढ़ा, फिर 2 बार 3 बढ़ गया, यानी एफ से जी एच आई, आई से जे के एल, 3 3 बढ़ गया, फिर 4 4 बढ़ रहा था, अगला भी 4 ही बढ़ना चाहिए, 4 4 के हिसाब से। ये देखिए 2 2 2 बार बढ़ा, फिर 3 3, फिर 4 4, यानी अगला भी पी के बाद 4 क्या आएगा, क्यू आर एस टी, यानी टी आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये सीरीज़ की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और बहुत ज़रूरी है ये सीरीज़। ये लिखा है एच आई के एन स्टार, एच आई के एन स्टार। अब ये देखो तो एस से आई हो रहा है यानी +1 बढ़ रहा है, फिर आई से जे के यानी +2 बढ़ रहा है,
फिर जे के बाद के से एल एम एन यानी 3 बढ़ रहा है, एन से ओ यानी 4 बढ़ना चाहिए, तो ओ पी के पी क्यू आर होना चाहिए एन के बाद, तो यानी आर होगा। ठीक है, यानी ए +1 +2 +3 +4 इस तरह बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं AGLRS है। ठीक है, अगर AGLRS है तो ए है, फिर जी है यानी कितना बढ़ रहा है, BCDEFG यानी 6 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद जी के बाद HIJKL 5 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 3, तो 2 अगला 2 बढ़ना चाहिए, तो एस है, तो एस से 2 कितना होगा TU, तो TU इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 6 5 4 3 2 1 इस तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है ND, ये आपका एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लास्ट टॉपिक में आज की। जैसा कि अपन आपसे हमने वादा किया था कि हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिकों में से ये लास्ट टॉपिक है, और 10 मिनट और लगेगा, लगभग 10 मिनट में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। किस किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर टू लेटर होती है, लेटर टू नंबर होती है, लेटर टू मिक्स भी होती है। ठीक है, इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। लेटर टू लेटर हम देखेंगे, देखो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला बात करें, अगर मैं एक कोड है, देखो अगर भोपाल लिखा है BHOPAL, तो भोपाल का कोड कैसे बन सकता है, हम स्टैंडर्ड देखेंगे। यहाँ पे देखोगे तो भोपाल को अगर इसने सामने वाले ने HBPOLA लिख दिया है ना, तो क्या किया है इसने, किया क्या है आपको समझना है। इसने क्या किया है, इसने किया है तिर्यक, दो दो को क्या कर दिया है तिर्यक, यानी H इधर आ गया, B इधर आ गया, P इधर आ गया, O इधर, A इधर और L इधर, यानी तिर्यक गुणा दो दो का लेके, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। याद रखना, स्टैंडर्ड चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं इतने आसानी से मिल पाएंगी यूट्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका BHOPL, उसी को अगर ले लेते हैं तो 3 3 का क्रॉस देखें तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी ट्रिपल क्रॉस इसको बोलते हैं। तो ट्रिपल क्रॉस भी अगर क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं भोपाल में बात करता हूँ इसकी, तो BHOPAL यानी उल्टा कर दिया, यानी रिवर्स ऑर्डर, तो उल्टा भी आता है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, रिवर्स हो गया। अब गैप की बात करते हैं, तो गैप वाले बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर BHOPL भोपाल लिखा है, अब यहाँ मैंने CIPQBM लिख दिया, यानी B से C हो रहा है, H से I, O से P, P से Q, A से B, L से M, यानी +1 बढ़ रहा है, तो ये भी एक गैप की बात है। यानी इस तरह से 1 2 3 4 का प्लस माइनस गैप कुछ भी हो सकता है। तो गैप कितने हैं, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन गैप वाले भी पूछता है, क्रॉस वाले पूछता है, गैप वाले। अब गैप के बाद अपोजिट लेटर भी देख लिया, अपोजिट लेटर भी पूछता है। जैसे भोपाल लिखा है, भोपाल में B का अपोजिट क्या होता है बाई, H का S, O का अपोजिट L, P का K, A का अपोजिट Z होता है, L को, यानी अपोजिट लेटर वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में स्टैंडर्ड चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया है, समझना कि जब दोनों तरफ नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट हो तो प्लेस वैल्यू लगा के रिवर्स ऑर्डर चेक करना चाहिए। सबसे पहला काम, अगर आपका लेटरों से बात नहीं बन रही है तो आप प्लेस वैल्यू लगाओ। प्लेस वैल्यू मतलब A से लेके Z तक, 1 से लेके 26 तक की जो वैल्यू होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस पे आती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो लिखा रहेगा कि रेडियो का कोड है BSEPJ, ये है, तो आप बताइए कि WORLD का कोड क्या होगा। ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको बताना है। अगर रेडियो का कोड है BSEPJ तो WORLD का कोड क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ से ये रिलेशन जो बनेगा वही रिलेशन यहाँ बनाना है, समझते हैं। देखो रेडियो में देखें तो क्या रिलेशन बन रहा है, देखो R से S हो रहा, तिर्यक एक बढ़ रहा है, A से B बढ़ रहा है एक तिर्यक। यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, D से E बढ़ रहा है, यहाँ से O से P और I से J, यानी कि दो दो को लेके तिर्यक बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्रॉस 1 1 +1 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्रॉस +1। ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉस +1 होना चाहिए वर्ल्ड में, तो W का X हो जाएगा, O का P, इस तरह से आप बना लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप प्लेस वैल्यू क्या करोगे, याद रखोगे, तो ज़्यादा आसान होगा। तो जल्दी जल्दी प्लेस वैल्यू लगा लिया करो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है कि उस तरह क्वेश्चन पूछे कि यदि HKUJ का अर्थ है FISH,
तो आप UBCD का अर्थ बताओ, ये नहीं लिखा रहेगा, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बताओगे, देखो HKUJ का क्या है, FISS, देखोगे तो H के बाद क्या है, F आ रहा है, यानी -2 कम हो रहा है। यहाँ भी K के बाद I आ रहा है, -2 कम हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। ये मैंने प्लेस वैल्यू लिख ली है। प्लेस वैल्यू आप लिखोगे तो बहुत आसानी से बता पाओगे। 10 से 2 कम 8 हो रहा है, 21 से 2 कम 19 हो रहा है, 11 से 2 कम 9, 8 से 6 कम, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 कम होना चाहिए। तो U का अगर 21 है तो 21 से 2 कम क्या होगा, 19 होगा। 19 कहाँ आता है, S पे आता है। V से 2 कम C से। तो इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5 मिनट का ही और बचा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, SELDOM, सेल्डम को NPEMFT लिख सकते हैं। तो SACRIFIC, सेक्रीफाइस को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताते हैं। देखो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो अगर लिखना बने तो। अब देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिवर्स +1 हो रहा है, यानी M से N हो रहा है +1, लेकिन उल्टा करके। इसीलिए O से क्या हो रहा है, P, यानी +1 तो हो रहा है लेकिन रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स। D से क्या हो रहा है, E, यानी +1 होके इधर आ रहा है। अब L से M, E से F, S T, यानी रिवर्स होके एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ भी बढ़ा दो। तो S का क्या होना चाहिए, T का होना चाहिए। इतने में ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। A का B, यानी एक आगे बढ़ के रिवर्स। C का यानी उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा करके +1, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये लिखा है G, एक सेकंड, GASTRIC, गैस्ट्रिक का क्या हो रहा है, UCIREKT, ये अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक सा मेरा मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट बताना, क्वेश्चन हल कराना मोटिव इतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो रिवर्स ऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर। कैसे हो रहा है, देखो A से C हो रहा है, यानी बीच वाला, तो इसका मतलब 2 बढ़ रहा है BC, लेकिन डायरेक्ट बढ़ रहा है। अब S से TU हो रहा है, +2 ही +2 हो रहा है, लेकिन ये रिवर्स 3 में ट्रिपल क्रॉस हो रहा है। यानी देखो ये S से TU यानी +2, G से HI +2, और ये बीच वाला। इसी तरह से इधर भी 3 ले लो, इधर तिर्यक गुणा करके ++, और बीच वाला जो 6 1 बच रहा है उसको डायरेक्ट माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस। तो इस तरह से यही क्रम यहाँ भी बना दो, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला देख लेते हैं, तो ये लिखा है MOUSE को PRUQC लिख सकते हैं। तो SHIFT को क्या लिखेंगे, तो समझो क्या संबंध है इनके बीच भाई, एक सेकंड। देखो क्या संबंध है, M के बाद NOP, यानी +3 बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है, फिर +3 के बाद 0 बढ़ रहा है, फिर -2, तो वही क्रम यहाँ भी होना चाहिए। +3 बढ़ाओ, +3 बढ़ाओ, फिर -2 0, फिर -2, यही क्रम बढ़ा दो। जो क्रम बन रहा हो वही क्रम आपको बढ़ाना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थे, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इनके। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, GLOBE, ग्लोब को क्या लिखते हैं, IDOL लिखते हैं। तो सॉरी ये उल्टा बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये जो है बॉवेल और उसका क्वेश्चन है। देखो एक सेकंड, जी देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ क्वेश्चन है आपका क्या, ये क्वेश्चन है GLOB को TU लिखते हैं, तो IDOL को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो XP इसका आंसर होगा, लेकिन लिखा नहीं मिलेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। कैसे होगा ये देखते हैं। GLOBE का TU है। अब देखो GLOBE को जब जोड़ोगे ना तो 12 7 19 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 21। अब यहाँ पे बॉवेल देखें कौन कौन सा है, O और E है, और T और U क्या है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें से सबको जोड़ के बताना है। कॉन्सोनेंट को अलग अलग जोड़ना है, बॉवेल के अलग। तो जब आप कॉन्सोनेंट बॉवेल को जोड़ोगे तो बॉवेल O और U को जोड़ोगे तो 15 5 20 होगा, और कॉन्सोनेंट को जोड़ोगे तो 12 7 19 2 21 होगा। यानी कॉन्सोनेंट अलग आ रहा है, ये 21 और ये 20 अलग। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में तो नहीं पूछे जाते, तो इनको छोड़ देते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो सेगमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। किसी ने कमेंट किया था कि आप थोड़ा सा डिटेल में लंबा वीडियो बनाइए और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाइए, तो मैंने ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।